गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग की मैं 2 क्लास ले चुका हूं और दोनों की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की तीसरी क्लास है। राइट, शुरू करते हैं बेटा। भाई शायद आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये टॉपिक मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। अब इसमें काफी सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। भाई इसके अंदर जैसे हमने अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाई थी, PCl3 की बना ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड की बनाई थी, सिंपल मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब की भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली थी। और इन सब की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमारे सामने एक टर्म आई थी। एक तो आई थी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के अलावा एक मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बताया था। बॉन्ड लेंथ के अलावा एक आपको बताया था बॉन्ड एनर्जी। यानी इन तीनों की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अच्छा, मैंने एक बात और भी बोली थी कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई। कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा और पाई 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 1 होता है, पाई बॉन्ड 0। इसमें सिग्मा 1 होता है, पाई 1। इसमें सिग्मा 1 होता है और पाई 2। अब आपको एक छोटा सा काम क्या करना है कि आप लोगों को इनकी डेफिनेशन लिख के लानी है घर से। क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एंड फॉलोइंग टर्म में नंबर वन इज बॉन्ड लेंथ, नंबर टू is bond order, number 3 bond angle, and number 4 bond energy। भैया इन चारों की डेफिनेशन आप लोग एनसीईआरटी से देख के लिखना, जो एनसीईआरटी में लिखी है। और इसके अलावा जो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, उन नोट्स में भी इन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप नोट्स से भी देख के लिख सकते हो, या बेस्ट है कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको देख के लिख लेना। तो भाई ये एक छोटा सा होमवर्क है, इसकी डेफिनेशन आप लिख के लेकर आना। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसके मैं आगे स्टार्ट करूं कि हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है। हेडिंग लिखिए एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल। भैया पहली बात तो ये कि ऑक्टेट रूल कौन था। ऑक्टेट रूल में आपने पढ़ा था कि हर कोई एटम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। हर कोई एटम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है कि उसकी वैलेंस शेल में टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सो दैट कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। लेकिन दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एटम के साथ हर एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए। दुनिया के जितने भी एटम है, सारे के सारे एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यह ऑक्टेट रूल में कुछ एक्सेप्शन है। भाई ऑक्टेट रूल में एक तो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के अलावा दूसरी इसमें एक्सेप्शन है सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल एंड ऑड इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल 3 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से कम होगा, उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला जाएगा। सुपर ऑक्टेट यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ज्यादा हो जाए, उन्हें सुपर ऑक्टेट बोला जाएगा। एंड भैया ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उन्हें कहते हैं जिनकी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर के अंदर आ जाए। मतलब
इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, अगर इस तरीके से ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कहलाता है। वैसे कभी ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है, ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें हमेशा लॉन पेयर बचता है, लेकिन ऑड वाले में इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में मिलेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन अक्सर इवन नंबर में पाए जाते हैं। वेल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं BeCl2, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड एंड बोरोन ट्राइब्रोमाइड। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं SF4, SF6 एंड PCl5। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है NO के अलावा एक और है NO2, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, ऑक्टेट रूल ने कहा कि बॉन्ड बनाने के बाद एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं बल्कि 8 से कम रह जाते हैं। सुपर ऑक्टेट वाले की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन वालों में इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में बचते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इनके बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये तो कोई भी बना सकता है, पर सुपर ऑक्टेट बनाने की एक कंडीशन है। ये नहीं कि सुपर ऑक्टेट आके दुनिया में कोई भी एटम बना सकता है। सुपर ऑक्टेट कंपाउंड सिर्फ वही एटम बना सकते हैं जिन एटम के पास वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल हो। जिन एटम की आखिरी वाली शेल में d ऑर्बिटल होता है, वही एटम सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बना सकते हैं। हर कोई सुपर ऑक्टेट नहीं बना सकता। अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं कर रखा, उनको ये बात नहीं पता कि d ऑर्बिटल क्या होता है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड शेल में होता है 2s एंड 2p, एंड थर्ड शेल में होता है 3s, 3p एंड 3d। और ऐसे ही जब हम शेल नंबर 4 में जाते हैं तो शेल नंबर 4 में होता है 4s, 4p, 4d एंड 4f। मतलब d ऑर्बिटल की शुरुआत शेल नंबर 3 से होती है। यानी जिस एटम के पास कम से कम 3 शेल है, जिस एटम के पास कम से कम 3 शेल होती है, वो उस एटम के पास d ऑर्बिटल होगा, और जिसके पास d ऑर्बिटल होगा वही एटम इस टाइप के कंपाउंड बना सकता है। जो एटम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में आता है उनके पास 1 शेल होती है, जो पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में आते हैं उनमें 2 शेल होती है, और जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में आते हैं उनके पास 3 शेल होती है। तो ये बात एक याद रखना कि जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बनेंगे वो तभी बनेंगे, सिर्फ वही एटम बना सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो। जिनका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है वही एलिमेंट, वही एटम सुपर ऑक्टेट बना सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एटम बनाते हैं जिन एटम का एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है। जिनका एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाती है, जिनका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है वो सुपर ऑक्टेट बनाती है। इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है। अब मैं आपको पहले तो ये समझाता हूं, उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा। एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूं। आप लोग जरा इसको लिखते रहो मेरे साथ साथ। और वैसे भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के अंदर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को कि आपने पहले क्या लिखना है। चले बेटा, अब जरा आगे बताता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये वाले एग्जांपल बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के एग्जांपल। तो भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल
बताए ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से कम होगा, जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है BeCl2। अब BeCl2 में हमारे पास एक तो बेरिलियम है और साथ में हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है एंड बेरिलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। भाई बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बेरिलियम एटम चाहता है कि उसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन क्लोरीन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। मैंने सेकंड वीडियो में बोला था कि जिस एटम को ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हम उसको सेंटर में रखते हैं। सेंटर में उस एटम को रखो जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने सेंटर में रखा बेरिलियम एटम और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम के पास ये क्लोरीन आया, क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां से भी क्लोरीन आया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो क्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन ये जो बेरिलियम है ये इन दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इन दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बेरिलियम पे कितने हो जाएंगे? या बेरिलियम के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 बेरिलियम का ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पे जो बेरिलियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सब्सटेंस चाहेगा कि उसे कोई ना कोई आके इलेक्ट्रॉन दे। तो ये बेरिलियम चाहता है कि इसको बाहर से कोई ना कोई एटम आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, हम उन्हें नाम देते हैं लुईस एसिड। भाई ये एक नई डेफिनेशन आ गई एसिड की। अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं और बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। ऐसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन आप 11th में 3 नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। एसिड उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को एसिड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले को बेस कहते हैं। ये जो मैंने शब्द लिखा है, ये शब्द मैं जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कराऊंगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम में वहां दोबारा से आपको इस वर्ड के बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, चलिए अब ये जो BeCl2 है उसे कैसे लिखा जाएगा? सेंटर में बेरिलियम, बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन और क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? क्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। यानी इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर और इस वाले क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर। लेकिन बेरिलियम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम पे टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन। अभी भी बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। ये तीनों एटम एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और इन तीनों का ये जो एंगल होगा ये एंगल 180 डिग्री का होगा। ये एंगल कैसे पता चला इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं बताता रहता हूं कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है। ये बाद में आपको डिस्कस किया जाएगा कि एंगल 180 क्यों होता है। तो पहला एग्जांपल BeCl2 एंड हम एक बात कह सकते हैं ना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण इन सबको क्या बोला जाएगा? लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है और ये भी लुईस एसिड है। जिन पर ऑक्टेट पूरा ना हो वो लुईस एसिड का काम करते हैं। तो आप लोग इसको बना लो। अब मैं जरा ये वाली साइड मिटो रहा हूं। अब मैं आपको ये 3 एग्जांपल बताता हूं कि ये 3 एग्जांपल आप कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट अगला एग्जांपल
तब तक आप वो BeCl2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि BeCl2 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर, इसके अंदर टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 0, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेरिलियम एंड क्लोरीन, मतलब बेरिलियम क्लोरीन के कोई से भी 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 माना जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन मैंने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी कि 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। भाई इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 माना जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में अगला एग्जांपल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड एंड बोरोन ट्राइब्रोमाइड। ये तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों में एक ही काम करना है। जैसे चलो इसकी बात करते हैं, सेंटर में कौन है? बोरोन, एंड बोरोन के अलावा 3 एटम फ्लोरीन के हैं। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन को लेते तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सबकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन एटम का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 5, लेकिन इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि बोरोन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोरोन को अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोरोन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने सेंटर में लिखा बोरोन, एंड बोरोन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन के आसपास है फ्लोरीन। हर फ्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और बोरोन को जरूरत है 5 इलेक्ट्रॉन की। तो तीनों फ्लोरीन ने एक एक करके बोरोन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ऐसा करने से फ्लोरीन स्टेबल हो गया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बोरोन इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो बोरोन पे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां बोरोन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या बोला जाता है? लुईस एसिड कहा जाता है। तो ये जो बोरोन फ्लोराइड होता है ना, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बोरोन फ्लोराइड में हर फ्लोरीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी इस पर 3 लॉन पेयर, इस पर भी 3 लॉन पेयर, और इस पर भी 3 लॉन पेयर। हर एक फ्लोरीन पर 3 लॉन पेयर है। और बोरोन एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बोरोन में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और BF3 में व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन? बोरोन और फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1। एक्चुअली इसके अंदर 1 बॉन्ड नहीं होता, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि इसमें 1.33 बॉन्ड बनते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात रहने दो, इसके बॉन्ड ऑर्डर में एक्सेप्शन होती है। इसके अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, 1 सिग्मा यहां पर है, 1 सिग्मा यहां पर है। ये चीज आप याद रखेंगे। एंड एक और बात, ये जो एंगल होता है, ये एंगल इसमें 120 डिग्री का होता है। ये एंगल भी 120 डिग्री का और ये एंगल भी 120 डिग्री का। मतलब ये ना ट्रायंगल की फॉर्म में होता है। ट्रायंगल के सेंटर में बोरोन और ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर फ्लोरीन एटम होता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, सेम स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के 3 एग्जांपल बताए, 3-4। एक तो BeCl2, और BeCl2 के अलावा बाकी ये 3 मॉलिक्यूल। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्या उनका ऑक्टेट पूरा होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, और उनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, और वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। राइट। अब मैं आपको सुपर ऑक्टेट एग्जांपल बताने जा रहा हूं। सुपर ऑक्टेट, तो देखो बेटा, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल के एग्जांपल।
ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, एंड सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल की कंडीशन है कि वही एटम सुपर ऑक्टेट बनाएगा जिसके पास d ऑर्बिटल हो, यानी उसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो सोडियम है, और सोडियम पीरियड नंबर 3 में है। पीरियड नंबर 3 में d ऑर्बिटल एटम के अंदर आ जाता है। खैर, इसके एग्जाम्पल में जैसे PCl5, SF4, SF6। पहला एग्जाम्पल PCl5। भाई इसमें एक तो फास्फोरस है, PCl5 में एक फास्फोरस है, एंड क्लोरीन के कितने एटम है? क्लोरीन के एटम है 5। क्लोरीन के 5 एटम। हर क्लोरीन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। हर एक क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? किसी भी क्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन फास्फोरस एटम की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मैंने कहा था कि जिस एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको सेंटर में रखा जाता है। यानी हमें सेंटर में किसको रखना है? फास्फोरस। तो ये मैंने फास्फोरस का एटम बनाया, एंड फास्फोरस के एटम के पास मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब फास्फोरस के चारों तरफ क्लोरीन के 5 एटम आते हैं, और ये क्लोरीन के 5 एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस क्लोरीन ने इस फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। हर क्लोरीन एटम फास्फोरस का 1 एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और इससे क्लोरीन के सारे एटम स्टेबल हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के सारे एटम स्टेबल। लेकिन फास्फोरस जब इन सभी क्लोरीन से 1 एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मतलब इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब हम कहेंगे कि इसने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है कि उसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया। और ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। मतलब इसको ऐसे बनाएंगे, सेंटर में फास्फोरस, फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं। ये तीनों एक ट्रायंगल की शेप में होते हैं। ट्रायंगल के सेंटर में फास्फोरस, ट्रायंगल के 2 कॉर्नर पे क्लोरीन और तीसरे कॉर्नर पे क्लोरीन। और ट्रायंगल कैसी शेप में होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के सेंटर से एक क्लोरीन तो बिल्कुल स्टेट नीचे जाता है, और दूसरा क्लोरीन स्टेट नीचे है, एक स्टेट ऊपर है। मतलब ये जो क्लोरीन है ये इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये क्लोरीन भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पर ये एंगल कितना है? 180, और ये एंगल 120 होता है। वैसे एंगल वाली बात मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये PCl5 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और हर क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? हर क्लोरीन पे 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 लॉन पेयर। इस पे 3 लॉन पेयर, इस पे भी 3 लॉन पेयर, इस पे भी 3 लॉन पेयर, इस पे भी 3 लॉन पेयर, और इस पर भी 3 लॉन पेयर। हर क्लोरीन पे 3 लॉन पेयर बचे। तो वेल ये PCl5 की स्ट्रक्चर है। लेकिन एक बात चेक करते हैं कि क्या फास्फोरस ऐसा काम कर भी सकता है या नहीं। मैंने आपको कंडीशन बताई कि अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही लेके आ सकता है जिसके पास d ऑर्बिटल हो, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो।
फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है। फास्फोरस का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3s2 के बाद 3p3, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 इलेक्ट्रॉन। यह फास्फोरस में 3d नाम का ऑर्बिटल है और वो खाली पड़ा है। जिस एटम के अंदर d ऑर्बिटल आ गया वो एटम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ला सकता है। ये पहला नियम याद रखना। एक बार फिर बताता हूं आप लोगों को। आपने पढ़ा था ना कि s ऑर्बिटल को ऐसे बनाते हैं एंड p ऑर्बिटल को इस तरीके से बनाया जाता है और d ऑर्बिटल को आप ऐसे करके बनाते हो। हम एक बॉक्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और इसके अंदर भी हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? हर बॉक्स में 2। अगर हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो S वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और D वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? D वाले में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लो ये है एटम का न्यूक्लियस, एटम की पहली शेल, एटम की दूसरी शेल एंड इसके अंदर एक तो s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल के अलावा एटम के पास एक तो s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल के अलावा उसमें है p ऑर्बिटल। और ये उसकी कौन सी शेल है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब आखिरी वाली शेल। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। और p वाले में कितने आ सकते हैं? 6। यानी टोटल मिला के कितने हो गए? 8। क्या इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में सिर्फ s और p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर d ऑर्बिटल होता तभी तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिसके पास d ऑर्बिटल होता है वही 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ला सकता है, क्योंकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है। इसलिए फास्फोरस अपनी वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी 10 इलेक्ट्रॉन लेकर वो आ सकता है। ऑलराइट, ये कॉपी करो, जरा कुछ और बातें बताता हूं इसके बारे में। वैसे भी आप जब कॉपी कर रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप वीडियो को दोबारा से बैकवर्ड करके भी देख सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आती है ना। चलिए फिलहाल मैं एक और बात बताने जा रहा हूं इसके बारे में। एक और बात सुनिए। जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 15 होता है उसके अंदर एलिमेंट आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है सेकंड पीरियड में। इसकी वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3, मतलब इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। जैसे फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन की भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p3, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p3, इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p3 और इसका होता है 6s2 6p3। ये जो मैं sp करके लिख रहा हूं ये बस उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं करा। तो जिन बच्चों ने नहीं करा है वो घबराए ना, उनके लिए मैं अलग से एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो शेयर करूंगा। ये पीरियड नंबर 2 में होता है, ये पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 4 में, पीरियड नंबर 5 में और ये होता है पीरियड नंबर 6 में। अब ये सबके सब एक ही पीरियड के अंदर है। जब फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन की भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस
PCl5 नाम का मॉलिक्यूल बना सकता है। PCl5 दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन दुनिया में NCl5 नाम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेवर, NCl5 दुनिया में नहीं होता। क्यों भाई? इसका आंसर क्या है? अब कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लिया होगा, कुछ बच्चों को शायद अभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी। भाई PCl5 होता है लेकिन NCl5 नहीं होता। उसकी वजह है ये d ऑर्बिटल। क्या नाइट्रोजन एटम के पास d ऑर्बिटल है? नहीं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है उसी के पास d ऑर्बिटल होता है। तो नाइट्रोजन पे d ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और s और p में टोटल कितने आ सकते हैं? s में 2 और p में 6, टोटल 8। नाइट्रोजन पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो नाइट्रोजन ऐसा काम नहीं कर सकता, पर फास्फोरस कर सकता है। फास्फोरस भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मतलब बाकी सभी के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। PCl5 करेगा, ASCl5 करेगा, SbCl5 करेगा, BiCl5 करेगा, बाकी सभी मॉलिक्यूल बना सकते हैं क्योंकि बाकी सबके पास d ऑर्बिटल है, लेकिन नाइट्रोजन पे d ऑर्बिटल नहीं होता। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए और इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन लिख लेना, ज्यादातर 11th क्लास के फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आता है। व्हाई डज PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट NCl5? व्हाई डज PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट NCl5? आंसर देखो, आप लिखेंगे फास्फोरस एटम हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। वेकेंट का मतलब होता है खाली, उसमें d ऑर्बिटल खाली है। फास्फोरस एटम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल, सो फास्फोरस कैन एक्सपेंड its octet. Phosphorus can expand its octet, but nitrogen atom does not have d orbital. Nitrogen atom does not has d orbital. Therefore PCl5 can exist but not NCl5. PCl5 can exist but not NCl5. देखो बेटा फटाफट लिखिए। तो बच्चों एक बात आप सबको समझ में आ रही होगी कि जिसके पास d ऑर्बिटल होता है वही अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, हर कोई अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा। तो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड कौन से एटम बनाएंगे? जिन एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होगा। अब इसके आगे देखो, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा शायद। लिखिए अगला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज SF4। SF4 में सल्फर और सल्फर के अलावा 4 फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होती है 7। हर फ्लोरीन एटम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और सल्फर की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सल्फर को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सेंटर में किसको रखेंगे? सल्फर को। सल्फर को सेंटर में रखा जाएगा। तो मैंने सल्फर एटम को सेंटर में रखा, एंड सल्फर के एटम के पास टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन के एटम आ गए, एंड फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हर फ्लोरीन सल्फर का 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू कर देता है। तो फ्लोरीन ने जब सल्फर का इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो फ्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस सल्फर ने इन सभी का 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया,
और जब ये इन सबका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो सल्फर पे कितने हो गए, 1 2 ये वाले 4 5 6 7 8 9 10, यहां सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 8 से ज्यादा। क्या सल्फर का एटम ऐसा कर सकता है? यस, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है तो सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। हम इसको ऐसे बनाएंगे, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन एटम है और सल्फर के पास एक लॉन पेयर बच गया। यहां सल्फर पे एक लॉन पेयर है, लॉन पेयर सल्फर के अलावा फ्लोरीन पर भी है और हर फ्लोरीन पर कितने लॉन पेयर होंगे? हर फ्लोरीन पर 3 लॉन पेयर है, मतलब 3 लॉन पेयर इस पे, 3 लॉन पेयर इस पे, 3 लॉन पेयर इस पे और 3 लॉन पेयर इस पे। पर सल्फर पे कितने लॉन पेयर है? सल्फर पे सिर्फ एक लॉन पेयर है। अगला एग्जांपल SF6। SF6 में सल्फर और सल्फर के अराउंड कितने फ्लोरीन है? 1 2 3 4 5 6 और हर फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 7। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और सल्फर को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। जैसे यहां पे सेंटर में सल्फर था वैसे यहां पे भी सेंटर में सल्फर आएगा, तो सेंटर में आया सल्फर का एटम। सेंटर में सल्फर आ गया और सल्फर के चारों तरफ एक बिल्कुल एग्जैक्ट पता है स्फेरिकल एक ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर कोने पे फ्लोरीन आता है। एक बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट होता है। हर फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से शेयर कर रहा है और ऐसा करने से फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। सारे के सारे फ्लोरीन स्टेबल हो गए, हर फ्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब सल्फर इन सब का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इन सब का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर सल्फर के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां सल्फर ने क्या किया? अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया। और हम इसकी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। सल्फर के अराउंड 4 फ्लोरीन तो स्क्वायर की शेप में है और एक फ्लोरीन प्लेन से ऊपर, दूसरा प्लेन से नीचे। क्या यहां पे सल्फर के पास कोई लॉन पेयर बचेगा? नहीं, इस केस में सल्फर के पास कोई लॉन पेयर नहीं बचा। जबकि SF4 में सल्फर के पास एक लॉन पेयर था, यहां पे कोई लॉन पेयर नहीं है। सल्फर के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, लेकिन फ्लोरीन के पास है 3 लॉन पेयर। हर फ्लोरीन एटम के ऊपर 3 लॉन पेयर है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ SF6 एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ SF4। अब जैसे मैंने PCl5 और NCl5 का क्वेश्चन पूछा था वैसे ही एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है। जब आप इसको कॉपी कर रहे हैं ना तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर वीडियो को स्टॉप करके कॉपी में नोट करो। तो सारा का सारा आप कॉपी पर नोट जरूर करते रहिएगा। मतलब अगर मैं लगातार बोलता जा रहा हूं और आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा तो जो मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूं ना 1 घंटे में, मतलब जो मैं 1.5 घंटे में पढ़ाता हूं वो यहां पे करीब करीब 50 मिनट के अंदर ही कवर हो जाता है, क्योंकि यहां पे मैं लगातार समझाता जा रहा हूं, आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा। तो ये करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास में रियल क्लासरूम बन जाती है। तो आप साथ में लिखते जरूर रहिएगा एक एक बात को। तो नाउ क्वेश्चन है कि व्हाई डज SF6 एग्जिस्ट, व्हाई डज SF6 एग्जिस्ट बट नॉट OF6। तो भैया दुनिया में SF6 तो होता है लेकिन OF6 क्यों नहीं होता? वही बात, जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 16 पे जाते हैं तो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और एक और होता है पोलोनियम। पोलोनियम ना रेडियो एक्टिव होता है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इसकी बात नहीं की जाती। इन सबकी वैलेंस शेल में
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, इसका होता है 3s2 3p4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s2 6p4। क्या ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड नहीं बना सकता। सल्फर सुपर ऑक्टेट कंपाउंड बना सकता है, ऑक्सीजन नहीं बना सकता। आंसर है सल्फर एटम हैव vacant d orbital. Sulfur atom has vacant d orbital, so sulfur can expand its octet, but oxygen does not have d orbital. Oxygen does not has d orbital. Therefore SF6 can exist but not OF6. SF6 can exist but not OF6. करिए बेटा फटाफट लिखिए। ऑलराइट, तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अलावा सुपर ऑक्टेट बता दिया। मैं ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी बताने नहीं जा रहा। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं जरा आप लोगों को। ये चीज आपने कॉपी कर ली होगी, एक लास्ट चीज और बता रहा हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ स्कूल में बताया जाता है और कुछ स्कूलों में नहीं बताया जाता। जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर नहीं कर रखा, शायद उन्हें अब वो बात समझ में नहीं आएगी जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पर फिर भी थोड़ी समझने की कोशिश करना। PCl5 फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d नाम का ऑर्बिटल खाली पड़ा है। यह फास्फोरस की वैलेंस शेल। अगर हम फास्फोरस एटम की ग्राउंड स्टेट लिखें, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल नेचुरल स्टेट, मतलब जहां एटम की लोवेस्ट एनर्जी होती है, जिस स्टेट में लोवेस्ट एनर्जी होती है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हम लिखेंगे फास्फोरस का 3s ऑर्बिटल, इसके आगे 3p ऑर्बिटल, इसके आगे 3d ऑर्बिटल। ये फास्फोरस का 3s के आगे 3p और 3p के आगे 3d ऑर्बिटल है, पर वो खाली पड़ा है। s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और p वाले में कितने हैं? 3। अभी फास्फोरस एटम के पास, किसी भी एटम के पास आखिरी वाली शेल में, मतलब वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। आखिरी वाली शेल में यानी वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। अभी जरा ध्यान से देखो, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? ये तो पेयर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। यानी ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, पर PCl5 के बॉन्ड कितने बनाने हैं? PCl5 के 5 बॉन्ड बनाने हैं, यानी इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो पेयर है, इस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाना है, और वो हम लेके नहीं आते। वो जब फास्फोरस एटम के चारों तरफ क्लोरीन के एटम आते हैं, तो क्लोरीन ना इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो अट्रैक्शन की वजह से, बाहर से लगने वाले अट्रैक्शन के कारण, ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगली जो स्टेट होती है उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी में जाना। अभी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में था। एक्साइटेड स्टेट में एक बार में एक इलेक्ट्रॉन आगे जाता है। एक्साइटेड स्टेट में एक बार में एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। जैसे यहां पे ये 3 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज हैं, लेकिन ये जो पेयर है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। यानी अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। ग्राउंड स्टेट में वो 3 बॉन्ड बना सकता था,
लेकिन अब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है। अब इसके पास क्लोरीन के एटम आते हैं, कितने एटम आ गए, 1 2 3 4 5। हर क्लोरीन के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबके साथ शेयर कर लेगा। एंड ऐसा करने से कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक तो यूज हो रहा है एस ऑर्बिटल। पी वाले के कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, पी वाले के 3, एस वाले का 1 ऑर्बिटल और पी वाले के 3 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा है डी। तो हम कहेंगे ये जो sp3d है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। हाइब्रिडाइजेशन शब्द वैसे फ्यूचर में डिस्कस होगा, पर अभी मैंने आपको बता दिया क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसा करवाया जाता है। अब आप लोग सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना फॉर द SF6। आप इसके लिए खुद घर से करना, जैसे मैंने PCl5 के लिए बनाया ना डायग्राम, इस तरीके से SF6 का आप खुद करिएगा। तो अब इसके बाद जो अगली वीडियो होगी, मतलब अगली वीडियो यानी मतलब आपकी सैटरडे को जो आपकी क्लास होती है 4:30 पे, उसके अंदर जो क्लास होगी लाइव क्लास, उस क्लास के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रॉन वाले बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन बता दिया, सुपर ऑक्टेट बता दिया, अब बचा ऑड इलेक्ट्रॉन, वो मैं अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, यानी कल ऑनलाइन क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, गुड नाइट।